नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे सहभोज या सियासी संदेश। यूपी की सियासत में एक बार फिर जाति केंद्र में है। पहले क्षत्रिय विधायकों की बैठक, फिर ब्राह्मण विधायकों का सहभोज और अब सियासी गलियारों में सवालों का शोर। कहा जा रहा है कि यह सिर्फ सामाजिक संवाद है, लेकिन जब बैठक सत्ता में बैठे विधायकों की हो तो सवाल उठना लाजमी है। क्या ये सिर्फ संवाद है या सत्ता और संगठन को दिया जा रहा सियासी संदेश, या फिर 2027 से पहले जातीय गोलबंदी की खुली तैयारी? लखनऊ में हुई ब्राह्मण विधायकों की बैठक को सहभोज का नाम दिया गया, लेकिन चर्चाएं केवल भोजन तक सीमित नहीं रहीं। सूत्रों का कहना है कि बैठक में प्रशासनिक अफसरशाही की बढ़ती भूमिका, विधायकों की अनदेखी, सरकार और संगठन के बीच समन्वय की कमी और क्षेत्रों में प्रभाव घटने जैसे मुद्दे खुलकर उठे। अगर आंकड़ों पर नजर डालिए तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में जातीय संतुलन हमेशा निर्णायक रहा है। यूपी में ब्राह्मण आबादी करीब 10 से 12%, क्षत्रिय लगभग 6% और ये दोनों वर्ग मिलकर करीब 15 से 18% प्रभावशाली वोट बैंक बनाते हैं। 2017 और 2022 के चुनाव में इन्हीं वर्गों का बड़ा हिस्सा सत्ता पक्ष के साथ खड़ा रहा, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद सत्ता के भीतर आत्ममंथन तेज हुआ। कई क्षेत्रों में वोट ट्रांसफर कमजोर पड़े और जातीय समीकरण के खिसकने की चर्चाएं अब बैठकों की शक्ल लेती भी दिख रही हैं। वहीं राजनीतिक जानकार ये भी मानते हैं कि बैठकें केवल सामाजिक मेल मिलाप नहीं है, बल्कि पार्टी के भीतर असंतोष का प्रेशर बल्ब है, जहां विधायकों के जरिए सत्ता और संगठन को संकेत दिया जा रहा है कि जमीनी समीकरण बदल रहे हैं। तो सवाल बड़ा है, क्या ये जातीय बैठकें पार्टी के अंदरूनी संतुलन को साधने की कोशिश है, या फिर आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले नई रणनीति की नींव रखी जा रही है? क्योंकि यूपी की राजनीति में जाति सिर्फ पहचान नहीं, बल्कि सत्ता तक पहुंचने का सबसे पुराना रास्ता रही है। आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले कुछ रिएक्शन है, वो सुन लीजिए। देखिए, आप लोगों के द्वारा ही पता चलाता है, पिछले सत्र में भी किसी वर्ग की मीटिंग बुलाई गई थी और फिर बुलाई गई है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जात में बांटते हैं। हम तो कहेंगे ब्राह्मण समाज की अगर मीटिंग हुई है, सब हमारे समाजवादी पार्टी में आए, सबको सम्मान मिलेगा। अब जान ही रहे हैं, यह देश पहले कृषि प्रधान देश था, अब जाति प्रधान देश है। तो जातियां अपने जाति के हित के लिए, जो जाति का नेतृत्व करने वाले लोग हैं, अपने जाति के विषय में अगर चिंतन कर रहे हैं तो क्या बुरा कर रहे हैं? वो बेचारे बोल रहे हैं कि ब्राह्मण डरे हुए हैं, ब्राह्मणों का उत्पीड़न हो रहा है, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा तो हम नहीं समझ रहे हैं। अगर उनके दिमाग में है तो मुख्यमंत्री से मिलना चाहिए, उनको अपनी बात बतानी चाहिए कि भाई ये समाज में भय व्याप्त है, इसे निजात मिलनी चाहिए। संस्कार विहीन हो रहा है, पश्चिमी सभ्यता जा रहा जी। तो हम लोगों का संस्कार देने का काम है कि कैसे हमारे आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित रहें। जो हमारे माता पिता आज वृद्धाश्रम में भेजे जा रहे हैं, पहले तीन पीढ़ियां एक साथ एक छत के नीचे रहती थी, आज एक पीढ़ियां भी रहना नहीं चाह रही। इसके विषय में चिंतन मंथन था कि कैसे इन लोगों को संस्कारित करके मुख्य धारा में जोड़ने। कुछ अधिकारियों की मनमानी वगैरह पर भी चर्चा? वो कोई नहीं, केवल हम लोगों का यह था कि सब समाज को एक राजनीतिक विषयों पर भी चर्चा। अभी आप लोग चाहे जो प्रयास लगाइए, लेकिन पूर्ण रूप से संस्कार देने के लिए था कि हमारा सर्व समाज एकजुट होकर माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी का जो है विकसित भारत 2047 तक बनाने के लिए सर्व समाज, लेकिन बैठकें अलग अलग जाति के विधायकों के साथ। पहले भी एक मीटिंग और अब ब्राह्मणों के साथ मीटिंग। तो एक के बाद एक जो ये जातियों के साथ बैठकें हो रही हैं, ये साफ तो कर रही हैं कि कुछ ना कुछ तो पक रहा है। और यूपी की राजनीति में जाति का कार्ड अभी भी प्रभावी है। यानी उत्तर प्रदेश की बात कीजिए तो बगैर जातियों के तो वोट बैंक को मजबूत करना या चुनाव होना है, चुनावी रणनीति बनाना, ये तो मुमकिन ही नहीं है। जाति फैक्टर तो रहेगा ही, लेकिन इसको कौन सी पार्टी किस तरीके से रणनीतिक तरीके से साधने की कोशिश करती है, उनका इंटरनल मैटर होता है। अभी जो चर्चाएं हो रही हैं, अभी जो बैठकें हो रही हैं, उसको लेकर यह भी समझने की कोशिश की जा रही है कि पिछले लोकसभा चुनाव में जो बीजेपी का वोट बैंक घटा, उसके पीछे वजहें क्या रही? जो पुरानी रणनीति थी, क्या अब उसे दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है, उसमें कुछ बदलाव करने की कोशिश की जा रही है? ये तमाम चीजें जो है वो केवल बैठकों तक सीमित रहना, ये तो फिलहाल किसी के गले नहीं उतर रहा। तो सरकार और संगठन की नई कोई दिशा हम देखेंगे, या संगठन के अंदर, सरकार के अंदर नए कोई जातिगत समीकरण साधकर चीजों को फिट करने की कोशिश की जाएगी? ये तमाम चीजें हैं जिन पर सवाल उठ रहे हैं। आइए मिलियन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। संजय तिवारी जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं।
संजय जी, बहुत स्वागत आपका। विनय कुमार सिंह जी सपा से हमारे साथ बने हुए हैं। विनय जी, आपका भी स्वागत करती हूँ। उज्जवल पाठक जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका भी स्वागत करती हूँ। क्योंकि मीटिंग्स बीजेपी खेमे में हो रही हैं, तो सबसे पहला सवाल संजय जी आपके ही साथ में रहूंगा। क्या वाकई ये जो बैठकें हैं, जिसको अलग अलग जातियों में डिवाइड करके आप बैठकों को कर रहे हैं, कभी ब्राह्मणों की, अब मुझे नहीं लगता आगे वाले दिनों में भी अगर इस तरह के सवाल उठ रहे हैं तो आप लोग मीटिंग करेंगे या कर भी लें, लेकिन क्या रणनीति बदल रहे हैं? क्या 2024 के बाद 2027 से पहले कुछ चेंजेस हम देखेंगे? जैसे कि र्यूमर्स हैं, खबरें हैं, सियासी गलियारों में चर्चाएं हैं कि कुछ बदलाव नामों में भी हो सकते हैं संगठन सरकार में, ताकि आप जाति फैक्टर को साध सकें, समीकरण दुरुस्त कर सकें। जी संजय जी। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर 17% ब्राह्मण है और ब्राह्मण राष्ट्रवादी है। उसने सदैव देश और समाज के हित में काम किया है। यदि ब्राह्मण किसी समस्या पर ब्राह्मण विधायक बैठक करते हैं तो उसको इतना तूल क्यों दिया जाता है? आज सभी जातियों के लोग सिर्फ अपनी जात की बात करते हैं। ब्राह्मण हिंदुत्व और सनातन धर्म के लिए बलिदान होता आया है और आज भी हो रहा है। यदि हम हमारे विधायक ईमानदारी से स्वहित छोड़कर और ब्राह्मण हित का चिंतन कर रहे हैं तो ये अच्छी बात भी है, तो नहीं करना चाहिए। नहीं तो तिवारी जी, बाकी कास्ट भी तो है ना, बाकी जातियां भी तो है ना उत्तर प्रदेश में, उनकी चिंता भी करना आपका ही फर्ज है। तो ये अलग अलग कास्ट वाले विधायकों की बैठकें क्यों हो रही है? ना, ब्राह्मण ने इसकी शुरुआत नहीं की। मैंने कहा ब्राह्मण राष्ट्रवादी है और ब्राह्मण समाज और देश बनाने का कार्य आज से नहीं, प्राचीन तो काल से करता आया। बाकी जातियों को आप कैसे कह सकते हैं कि वो राष्ट्रवादी नहीं है, वो देश बनाने का काम नहीं करते? वो कैसे कह सकते हैं आप? कौन से पैमाने पर तोल रहे हैं? मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा कि आज की राजनीति जिस प्रकार से जातियों में बंट गई है, आज हर जात के नेता सरकार में रहते हुए भी जात का आंदोलन चलाते हैं, जातियों का कार्यक्रम कर रहे हैं। पहले उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। यदि ब्राह्मण यदि अपनी कुछ समस्याओं को लेकर एक साथ बैठता है तो इसमें गलत क्या है? तो ये ब्राह्मण समाज के आम लोग तो थे नहीं ना संजय जी, ये तो पॉलिटिकल मीटिंग हो गई। मैंने वही कहा कि वो स्वहित के लिए यदि करते हैं तो ये गलत है। हाँ, वो समाज हित में यदि कोई काम करते हैं तो अच्छी बात है, समाज का कल्याण होगा। तो समाज हित में कौन सी वो निर्णय लिए गए जो आप लोगों ने इस मीटिंग में लिए होंगे, या कौन सा वो मैप डिसाइड किया है जिस पे आप चलेंगे आगे, जिससे ब्राह्मण समाज का, क्षत्रिय समाज का आने वाले भी समय पर आप जो मीटिंग करेंगे उसमें कुछ बदलेगा? मैं उस मीटिंग में नहीं था, ना मैं विधायक हूँ। ये जो लोग वहां गए थे उनसे आप सवाल करिए। चलिए, मैं लौट रही हूँ आपके पास। शायद ये पीडीए का ही असर होगा सर, क्योंकि जिस तरीके से अब ये मीटिंग्स होने लगी हैं, ये कहा जा रहा है कि 2024 के बाद जो बदलाव हुए हैं 2027 से पहले बीजेपी भी अब कुछ चीजें बदल रही है जो पीडीए के सामने एक बड़ा फैक्टर बनकर खड़ी हो जाए। और अगर ऐसा हो रहा है तो पीडीए के साथ कुछ और भी ABCD कुछ और भी ऐड करेंगे क्या? जी विनय जी। देखिए, लड़ाई भारतीय जनता पार्टी जिस दिन एक म्यान में दो तलवार रखा गया गोरखपुर के अंदर, उसी दिन से ये पता चल गया था कि अब केंद्र जो है अपनी लड़ाई हाथ पार करे। देखिए, संजय जी की बात एकदम से, उन्होंने कहा कि यह परंपरा हमने नहीं पहले शुरू की, माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने, उन्होंने सीधा इशारा किया पिछले चुनाव में योगी आदित्यनाथ जी ने शुरू किया था एक समाज के लोगों की बैठक करके, और उसका सीधा सा देखिए भी अब भारतीय जनता पार्टी ने एमएलसी के चुनाव में लड़ाए प्रत्याशी माननीय योगी जी के चहेते जसवंत सिंह के लड़के को पार्टी से ऊपर हट करके चुनाव जिताया है। अभी ब्रजेश सिंह की पत्नी चुनाव लड़ी, वहां भारतीय जनता पार्टी का भी प्रत्याशी था, उसको हट करके उसे हट करके एक समाज के लिए जो है माननीय योगी जी लड़ाई। विनीत सिंह, बहुत सी ऐसी कहानियां हैं, संजय भाई को ये भी पता होगा
कि गोरखपुर के अंदर जब उपचुनाव हो रहा था तो समाजवादी पार्टी चुनाव जीती थी वहां पर, और वह गोरखपुर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का गृह घर है। वहां पर अगर हम चुनाव जीते तो जाहिर सी बात है, या तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी की लोकप्रियता में कमी है तभी लोग चुनाव जीते हैं, या वहां के लोग जो कहते हैं योगी आदित्यनाथ जी के लोग योगी जी के आदेश पर वो चुनाव लड़ेंगे, क्यों? ब्राह्मण थे, वो कर चुके हैं, इसलिए उनको बलि का बकरा बनाया गया। ये सारी चीजें हैं। और पीढ़ी की अगर बात करते हैं तो पीढ़ी को तो इन्होंने पहले ही नीचा दिखा के 9 बार के सांसद को इन्होंने बैठ के प्रदेश का क्या कहते हैं अध्यक्ष बनाया, और 4 बार के विधायक को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाते, तो पीढ़ी को हमेशा ये लोग नीचा दिखाने का प्रयास करते। मैं तो संजय भाई से कहूंगा, अगर हम सब मिल करके अपने धर्म का पालन किया जाए, ब्राह्मण हमेशा जो है कहीं न कहीं मार्गदर्शक रहा, और क्षत्रिय मिल करके अपने कर्म के हिसाब से पीढ़ी के हक और लड़ाई को देने के लिए लड़ाई लड़ी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में यह होने नहीं वाला नहीं, क्योंकि इनके लोगों ने पहले ही कहा है कि हम आरक्षण को समाप्त करेंगे, हम संविधान को समाप्त करेंगे, किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। तो ये लड़ाई केंद्र की जो दोनों तलवार एक मैदान में है वो आवाज कर रहे, बड़ा तेज में आवाज कर रहे। अब देखिए गोरखपुर में ही एक राज्यपाल, एक प्रदेश अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री, क्या कहते राज्यसभा सांसद, एमएलसी, सब कुछ इतने तलवार दिए गए हैं गोरखपुर में केंद्र के द्वारा कि वो बहुत तेज आवाज कर रहे हैं, और कहीं न कहीं वो आवाज की गूंज जो है पूरे प्रदेश में सुनाई दे रही। तो उसका सीधा सा मतलब ठीक है, आप कह रहे हैं पीडीए को उतनी तवज्जो नहीं देते, आपके पास क्या सोशल इंजीनियरिंग है, क्या फेस लेकर आप 2027 के चुनाव में जाएंगे अगर आप फैक्ट जाति के साथ फेस जोड़ दे तो? हमारे पास पीडीए के लिए पूरा रोडमैप है, पीडीए के हक और अधिकार के लिए जो बार पीडीए के लोगों के साथ जो है 69,000 शिक्षक भर्ती से ये सवाल मैं दोबारा से लूंगी, जरा ऑडियो चेक कीजिए विनय जी का, बहुत डिस्टर्बिंग हो रहा है, बीच में आपकी ब्रेकेज हो रही है वॉइस में। मैं दोबारा से इस सवाल का जवाब आपसे लूंगी। उज्जवल जी, सोशल इंजीनियरिंग शुरू हो गई है, नया नहीं है, लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि इस पर ज्यादा बीजेपी ध्यान दे रही है, देती है, लेकिन इस बार कुछ और भी बदलाव होंगे, क्योंकि जिस तरीके से मीटिंग चल रही है उसको लेकर खबरें छन कर आ रही हैं। अगर ऐसा कुछ है तो आप किस वर्ग की पार्टी बनना पसंद करेंगे? जी देखिए पारुल जी, सबसे पहले तो मैं आपके मंच में यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी किसी वर्ग विशेष की पार्टी नहीं। कांग्रेस पार्टी ना तो हिंदू की पार्टी है, ना मुसलमान की पार्टी है, ना ब्राह्मण की, ना क्षत्रिय की, किसी की नहीं। कांग्रेस पार्टी देश की पार्टी है, हर उस वंचित, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, ब्राह्मण, क्षत्रिय, हिंदू, मुस्लिम सबके साथ खड़ी रहने वाली पार्टी है। जिसके साथ किसी भी प्रकार का कोई शोषण हुआ है उसे उसके हक और अधिकार से वंचित किया गया। आज यही स्थिति ब्राह्मणों की पूरे उत्तर प्रदेश में है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में ब्राह्मणों का प्रायोजित शोषण हो रहा है। आप देख सकते हैं जिस प्रकार ब्राह्मणों को चुन चुन करके जेल में डाला जा रहा है, उनके ऊपर फर्जी मुकदमे लिख करके उनको जेल में डाला जा रहा है, शोषण किया जा रहा है, संगठन हो या सत्ता हो प्रत्येक क्षेत्र से उनको बाहर किया जा रहा है, और केवल डमी रूप, जैसे डमी कैंडिडेट नहीं होता, डमी तरीके से बैठाल करके केवल एक सिंबल दिया जा रहा है कि हम ब्राह्मणों को प्रतिनिधित्व दे रहे हैं, लेकिन वो जिनको बैठाला जा रहा है वो ब्राह्मणों के हितों की रक्षा करने में कहीं ना कहीं सक्षम नहीं है। इस सरकार ने सबसे ज्यादा दलित, पिछड़ों और ब्राह्मणों का शोषण किया है। आज सबसे ज्यादा पीड़ित इस सरकार में ब्राह्मण समाज है, दलित समाज है, पिछड़ा समाज है, अल्पसंख्यक समाज है। उज्जवल जी, लेकिन जिन विधायकों की आप बात कर रहे हैं, जिनके लिए आपका दर्द छलक रहा है, उन्हीं को तो उन्हीं के समुदाय के लोगों ने, उन्हीं की कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों ने चुनकर उन्हें भेजा है ना, तो उन पर विश्वास है तभी चुना होगा। और कुछ तो ऐसे हैं जो रिपीट चयन हुआ है, जिनका रिपीट सफल हुए हैं। फिर बता रहा हूं, बिल्कुल मैं वही बता रहा हूं ना कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर ही एक बंद कमरे में 52 विधायक यदि मीटिंग कर रहे हैं, जिसकी खबर संगठन को भी नहीं है कि मीटिंग में क्या चर्चाएं हो रही, तो आप समझ सकते हैं कि ब्राह्मण कहीं ना कहीं अपने संगठन में ही उपेक्षित महसूस कर रहा है। और कोई आम व्यक्ति मीटिंग नहीं कर रहा है, वो जनप्रतिनिधि है,
अपने क्षेत्र को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फिर भी अपने हितों के लिए वो कहीं ना कहीं अलग से बंद कमरे में मीटिंग कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि ब्राह्मण समाज को कितना उपेक्षित महसूस कराया जा रहा है। सरकार ब्राह्मणों के हितों के प्रति कितनी उदासीन है कि कम से कम विधायक प्रतिनिधियों को भी इस पर चर्चा करनी पड़ रही है। आज 17 से 18% आबादी ब्राह्मणों की है उत्तर प्रदेश में। गेम चेंजर वोट बैंक है पूर्वांचल में, फिर भी उपेक्षा की जा रही है। इसका परिणाम इन्होंने 2024 में देखा कि पूर्वांचल में मेरे हिसाब से गोरखपुर और बनारस को छोड़ करके इक्का दुक्का सीटें बीजेपी जीती है। इसके अलावा पूर्वांचल साफ, हमारा बुंदेलखंड साफ, झांसी छोड़ करके। तो इस प्रकार यदि आप ब्राह्मणों को प्रायोजित तरीके से, लक्षित तरीके से अपमानित करने का प्रयास करेंगे, उन जाति विशेष वर्ग को संरक्षण दे करके ब्राह्मणों को उनके ऊपर हावी करने का प्रयास करेंगे, तमाम उदाहरण भी आप आपकी रणनीति समाजवादी पार्टी के साथ आप गठबंधन में है ना, इसको बैसाखी वाला गठबंधन भी कई जगहों पर बोला जाता है, वो खैर जो लोग बोलते हैं वो अलग है। और उसके साथ साथ ये भी कि क्या आपकी पॉलिसी सिर्फ एंटी बीजेपी या फिर उनको आरोप लगाना कोसना यहीं तक सीमित है, कुछ और भी प्लान्स हैं? नहीं, हमारी पॉलिसी एंटी बीजेपी नहीं है। हमारी पॉलिसी में बीजेपी एंटी में आ जाती है, क्योंकि हम जो कार्य कर रहे हैं, हमारा जो विजन है, बीजेपी उसके खिलाफ खड़ी रहती है। तो हम बीजेपी के खिलाफ, भाई बीजेपी क्या कर रही है? बीजेपी प्रायोजित तरीके से शिक्षा को बर्बाद कर रही है, प्रदेश में प्राइवेटाइजेशन कर रही है, दलितों के खिलाफ अत्याचार बढ़ रहा है, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार बढ़ रहा है। इतनी कमजोर पैरवी हुई कि कुलदीप सेंगर जैसे अपराधी बाहर आ गए। भाई पैरवी नहीं कर पाई सीबीआई, साक्ष्य नहीं दे पाई, ठीक, प्रायोजित तरीके से ये हुआ। तो इन सब चीजों पे हम विरोध कर रहे हैं। मैंने शुरुआत में कहा था ये सब फैक्टर्स हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में बगैर जातीय समीकरणों के राजनीतिक दलों की रणनीति सधती ही नहीं है। इसीलिए आज ये बात हो रही है कि वो अपनी रणनीति साधने की कोशिश कर रहे हैं, वो मीटिंग्स कर रहे हैं क्षेत्रीय दलों से और क्षत्रिय लोगों से, ब्राह्मण लोगों से। आप लोग क्या कर रहे हैं, यही पूछा था। ठीक है, हाँ देखिए हम आपको बता रहे हैं पारुल जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी के भीतर यदि विधायकों का एक समुदाय जो वर्ग विशेष से ताल्लुक रखता है, चाहे वो ब्राह्मण हो या और कोई हो, यदि उसको शक है कि हमको लक्षित तरीके से शोषित करने का प्रयास किया जा रहा है, तो हम अपने लक्ष्य हित साधने के लिए मीटिंग करेंगे। रही बात कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी का शुरू से नारा रहा है, ना जात पे ना पात पे मोहर लगेगी हाथ पे। तो हम तो कहते हैं जो वंचित है, जिसका शोषण किया जा रहा है, वो हमारे पास आए। हम तो उन 52 ब्राह्मण विधायकों को भी कहते हैं कि यदि आप जो पार्टी ये कहती है ना जात पे ना पात पे मोहर लगेगी हाथ पे, और जो जातिगत फैक्टर्स की बात करने वाले दल हैं, आप उनके साथ गठबंधन में बैठे। ठीक है जी, कहिए धनंजय जी, विनय जी कहिए। देखिए ये किसी से छुपा नहीं, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पक्षपात कर रही है। आपने देखिए कोडी माफिया के समाज के लोग हैं, आज 2 दिन के अंदर उनकी जमानत हो जा रही है। कहीं न कहीं उनको उनका सपोर्ट किया जा रहा, तभी ना। अगर वो ब्राह्मण होते, कुशवाहा होते और किसी कास्ट से होते तो बुलडोजर का चाबी खट से एक बार में स्टार्ट होता, उनके घरों को गिरा दे। देखिए ब्राह्मण शिरोमणि क्या कहते हैं पंडित हरिशंकर तिवारी के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने किया है। तो ये कहीं न कहीं इस सरकार में जाति विशेष आप कह रहे हैं कि जाति देखकर बुलडोजर चलाया जाए? बिल्कुल चलाया जा रहा है, आप खुद देख लीजिए। आप पूरा उठा करके पूरी कुंडली खड़ा लीजिए। जाति देखकर बुलडोजर ना चलाया, आप कह रही है जाति देखकर बुलडोजर ना चलाया जाए? जाति देखकर बुलडोजर नहीं चलाया जाना चाहिए। तो फिर आरोप की जाति कैसे आप लोग तय कर लेते हैं कि फलानी जाति का इसके साथ ऐसा हुआ है, फलानी जाति का इसके साथ ऐसा नहीं हुआ? हरिशंकर तिवारी का जिस प्रकार वर्चस्व समाप्त करने का प्रयास किया गया, कई बार के जनप्रतिनिधि, एक आरोपी का क्या वर्चस्व हो सकता है सर? अगर किसी ने अपराध किया है और वो किसी तरह का अतिक्रमण करके बैठा हुआ है, मैं किसी का पर्टिकुलर नाम नहीं ले रही हूँ, मैं ये पूछ रही हूँ कि किसी ने भी अतिक्रमण किया है तो उसके साथ सपोर्ट में क्यों खड़े पाए जा रहे हैं आप लोग? ब्राह्मण है, क्यों समाजवादी है, कहिए। ठीक है, ठीक है, मैं आपकी बातों पर जवाब ले रही हूँ विनय जी। संजय जी क्या जवाब देना चाहेंगे इस पर आप? देखिए भारतीय जनता पार्टी ने कभी जातीयता की राजनीति नहीं की, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि पिछले कुछ समय से ये बातें समाज में उठ रही हैं। तो हमको सच्चे मन से स्वीकार करना पड़ेगा कि हमको इस बुराई को दूर करना चाहिए। यदि कोई व्यक्तिगत दुश्मनी राजनीति में निकालता है तो ये बहुत गलत बात है। हम राजनीति
अलग अलग राजनीतिक दलों में हो सकते हैं, परंतु जातीय द्वेष ये बहुत खतरनाक है। और भारतीय जनता पार्टी सदैव राष्ट्र और हिंदुत्व की बात करती है। तो इसलिए कुछ लोग यदि इस तरह की मानसिकता से काम करेंगे तो इतना बड़ा संगठन, इतनी बड़ी पार्टी पर एक काला धब्बा ही लगाएंगे। इसलिए मैं ऐसे लोगों को सलाह भी देना चाहता हूं कि वो अपनी मानसिकता से ऊपर उठे और भारतीय जनता पार्टी को बदनाम ना करें। वापस अपने सवाल पर आ रही हूँ। जातीय बैठक से क्या ये संदेश नहीं जा रहा है संजय जी कि पार्टी के अंदर वर्ग को लेकर असंतोष है या किसी तरह की नाराजगी है? संजय जी, देखिए, मैंने कहा कि यदि किसी जाति विशेष को, मैं सिर्फ ब्राह्मण की बात नहीं कर रहा हूँ, आज ब्राह्मण पीड़ित नहीं, मीटिंग आप ब्राह्मण की कर रहे थे ना, तो बात तो करनी पड़ेगी ना संजय जी। नहीं तो मैं कह तो रहा हूँ, यदि ब्राह्मण पीड़ित है, उसको सताया जा रहा है, आम ब्राह्मण की यदि ये विधायक जो मीटिंग में थे 52 समथिंग, ये सताए हुए थे, पीड़ित थे, क्या थे? अब ये तो आप उनसे पूछिए, जरूर कोई बात होगी। आपने कहा ना, तो मैंने उससे जोड़ा कि मीटिंग से जुड़ी हुई हम बात कर रहे हैं। जाति आधारित राजनीति बहुत खतरनाक है और भारतीय जनता पार्टी ने कभी जाति आधारित राजनीति नहीं की। इसलिए इस पर ऐसे लोग जो कर रहे हैं उनको पुनर्विचार। ठीक है उज्ज्वल जी, 30 सेकंड्स ओनली। तो किसको बोल रहा है? योगी जी को बोल रहा है? उज्ज्वल जी 30 सेकंड्स। ओके, टाइम्स अप सर, टाइम्स अप। बस मैं इजाजत लूंगी, बोल लीजिए। भाजपा के 52 विधायकों की गुप्त रूप से जो बैठक हुई है, ये उत्तर प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के ब्राह्मण विरोधी चरित्र। क्या बात है सर, ये तो बगैर मतलब डाइजेस्ट होने वाली बात ही नहीं है कि इतने सारे जो विधायक हैं जो ब्राह्मण समुदाय से बिलोंग करते हैं, उनकी बैठक हो रही है तो ये ब्राह्मण विरोधी है। कैसी बातें करते हैं? मतलब विरोध करना है तो कुछ तो लॉजिक लगाकर विरोध करें, या जवाब देना है तो कहीं से कहीं के भी कनेक्शन करना, ये भी तो सही नहीं है। कि हम जब फैक्ट्स पर बात कर रहे हैं, हम जब चर्चा कर रहे हैं कि कौन किस समुदाय को लेकर अपने रणनीति बना रहा है, तो वहां पर कुछ भी अपने बात कह देना ये ठीक नहीं है। खैर, सहभोज या सियासी संदेश इसलिए भी चर्चा हो रही है क्योंकि क्षत्रिय और उसके बाद ब्राह्मण, इतने सारे विधायकों की मीटिंग बंद कमरे में, कुछ तो पक रहा है, इसलिए भी पक रहा है क्योंकि आने वाले समय से पहले की अगर ये तैयारी है तो हर 2027 से पहले बीजेपी के अंदर कुछ ना कुछ बदलाव की भी है। दीजिए इजाजत, नमस्ते।